हाँ दोस्तों, तो अभी हम लोग देख लिए कि आपका SN1 अपक्रिया और SN2 अपक्रिया की क्रिया विधि क्या है, अभी देख के हम लोग आ रहे हैं। अब हम लोग SN1 अपक्रिया SN2 अपक्रिया में जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है, उस डिफरेंस को देखेंगे। क्या दोनों में डिफरेंस है और किस प्रकार से वो दोनों अपक्रियाएँ एक दूसरे से भिन्न है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखिए यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में उसको। अभी तो मैकेनिज्म फॉर्म में आपने पूरा डिटेल देखा, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन देख लिया है। अब उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक्सप्लेनेशन के बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हम लोग की जो चर्चा चल रही है किसके बारे में, हेलो एल्केन के बारे में चर्चा चल रही है। हेलो एल्केन, ठीक है। हेलो एल्केन ने किससे रिएक्शन किया? न्यूक्लियोफिलिक के साथ रिएक्शन किया। उस रिएक्शन को नाम क्या दिया आपने? SN रिएक्शन नाम दिया, SN रिएक्शन नाम दिया। और न्यूक्लियोफिलिक के बेस पे, न्यूक्लियोफिलिक के कैरेक्टर के बेस पे आपने उसको क्या नाम दिया? एक नाम आपने SN2 दे दिया और एक नाम आपने क्या दिया? SN1 यानी कि जो हम लोग का हेलो एल्केन की SN न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, उसको दो पार्ट में बांट दिया आपने। दोनों पार्ट में बांटने के बाद हम लोग देखने जा रहे हैं कि क्या था उनमें बेसिक डिफरेंस दोनों में, शॉर्ट में, छोटे में, कम शब्दों में। तो पहला डिफरेंस दोस्तों ये था कि SN1 क्या थी? एकाणुक थी, एकाणुक अपक्रिया थी। इसमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या था? केवल आपके RX के एक्टिव मास पे डिपेंड कर रहा था। इसके पावर कितना था? 1 था। इसकी कोट कितनी थी दोस्तों? कोट कितनी थी? 1 थी। इसकी कोट कितनी थी? 1 थी। पहला डिफरेंस। SN2 की बात करें दोस्तों, तो SN2 में क्या है? SN2 क्या है ये भी, ठीक है। इसमें आपका जो यह जो है द्विअणुक अपक्रिया है। कैसी अपक्रिया है दोस्तों? द्विअणुक अपक्रिया है। इसमें आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या है? दोनों पे डिपेंड करता है, R और X की सांद्रता और साथ ही साथ न्यूक्लियोफिलिक की सांद्रता, दोनों पे डिपेंड करता है। दोनों का पावर देखोगे तो एक एक मिला के कितना हो जाएगा? 2। तो इसकी कोट कितनी होगी दोस्तों? इसकी कोट क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसकी कोट कितनी होगी? 2 होगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि इसमें कोट कितनी? 1, इसमें कितनी? कोट 2 हो गई। दूसरी बात करें, इसमें दूसरा डिफरेंस बात करें हम लोग, तो इसमें जो है यह अभिक्रिया क्या है? यह अभिक्रिया 2 पदों में होती है, 2 पदों में होती है। और इसकी बात करोगे आप तो यह अभिक्रिया क्या है? यह अभिक्रिया 1 पद में होती है, 1 पद में होती है। ठीक है दोस्तों, और इसी के बेस पे जो इनका जो मध्यवर्ती बन रहा था, आपने देखा कि SN1 में जो माध्यमिक उत्पाद बन रहा था उसको हम लोग मध्यवर्ती बोल रहे थे। आज SN2 में जो बन रहा था उसको संक्रमण अवस्था बोल रहे थे। तो मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया आपको कि क्यों उसको मध्यवर्ती बोलते हैं, क्यों उसको संक्रमण अवस्था बोलते हैं। तो इसमें क्या होती है? मध्यवर्ती का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है? मध्यवर्ती का निर्माण होता है। और दोस्तों तीसरा इसमें क्या हो गया? संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है, संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। ठीक दोस्तों, ये आपका इसमें बता दें आपको कि इसमें संक्रमण अवस्था क्या है? कम अस्थायी होती है। और जो आपका मध्यवर्ती बनता है वो क्या होता है? अधिक अस्थायी होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि की एक बेसिक दोनों में क्या हो गया? डिफरेंस हो गया। और इसमें एक डिफरेंस हम लोग और कर सकते हैं। इसमें आपका सबसे पहले क्या बनता है? कार्बोकैटायन बनता है। कार्बोधनायन, कार्बोकैटायन का निर्माण बनता है, कार्बोकैटायन बनता है, कार्बोकैटायन बनता है। इसमें दोस्तों कार्बोकैटायन का निर्माण नहीं होता है, शुरू में, पहले नहीं होता है ना। इसमें जो है प्रारंभ में कार्बोकैटायन, कार्बोधनायन का निर्माण
नहीं होता है, कार्बोधनायन का निर्माण नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, एक छोटा सा हम लोग स्टेप दिखा सकते हैं। इसमें RX का बॉन्ड टूटता है किसकी प्रेजेंस में, न्यूक्लियोफिलिक की प्रेजेंस में, और यहाँ बन जाता है R पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे जो स्टेप बनता है दोस्तों, यहाँ पे RX और यहाँ पे जो आपका NU यहाँ पे आया हुआ है वो कुछ इस प्रकार से होता है। NU नेगेटिव है, NU के साथ आपका कार्बन क्या है, एक ट्रांजिशन स्टेट क्रिएट करता है ना। यहाँ पे X पे डेल्टा नेगेटिव, C पे डेल्टा पॉजिटिव, पार्शियल चार्ज आ गया दोनों के ऊपर। ठीक है, और इसकी अदर बैलेंसी जो है यहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक है, ऐसे कर लेता हूँ, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे आपका क्या हो गया R जो है, या फिर सीधे R1 R2 RC बोल सकते हो। तो R चूँकि R लिए हो तो सीधे R ही रहने दो इसको। ठीक है, यहाँ पे क्या रहने दे, R रहने दे। ठीक है दोस्तों, R ही रहने दे, इस पर क्या गया डेल्टा पॉजिटिव। तो ये एक ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे क्या होती है, क्रिएट होती है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट क्रिएट होती है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो है ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। इस बेसिक डिफरेंस है, इसमें अभी हम लोग चर्चा करेंगे इसकी और कि किस प्रकार से ये अभिक्रियाएं प्रभावित होती हैं। SN1 अभिक्रिया की क्रियाशीलता क्या है, SN2 की क्रियाशीलता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग जो है उसकी चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्रियाशीलता की बात कर लेते हैं। SN1 की क्रियाशीलता क्या है और SN2 की क्रियाशीलता किस पे डिपेंड करेगी दोस्तों। तो सीधी बात मैं बताऊंगा आपसे, कुछ भी सब समझा चुके हैं इसलिए शॉर्ट में बता रहे हैं। ठीक है, SN1 किस पे डिपेंड कर रहा है दोस्तों। SN1 में क्या बन रहा है, कार्बोधनायन बन रहा है। SN1 अभिक्रिया में क्या बन रहा है, कार्बोधनायन बन रहा है। इसलिए SN1 की जो क्रियाशीलता होगी, SN1 की क्रियाशीलता, SN1 की क्रियाशीलता किस पे डिपेंड करेगी, कार्बोधनायन पे, कार्बोधनायन पर, कार्बोधनायन पे डिपेंड करेगा बच्चों। ठीक है, कार्बोधनायन कितना अस्थाई है, कितना कम अस्थाई है, उसके अकॉर्डिंग वो रिएक्शन तेजी से होगा, धीमे होगा नहीं होगा। ठीक है, तो ये कार्बोधनायन का जो अस्थायित्व है ना, अस्थायित्व ध्यान दीजिएगा, इसका अस्थायित्व देखना हम लोग को यहाँ पे, कार्बोधनायन का अस्थायित्व क्या है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से इसमें बात करेंगे SN2 का जो क्रियाशीलता है वो किस पे डिपेंड करेगी। तो दोस्तों इसमें SN2 में क्या बन रहा है, कार्बोधनायन तो बन नहीं रहा है, इसमें क्या बन रहा है, संक्रमण अवस्था का निर्माण हो रहा है। इसमें संक्रमण अवस्था का निर्माण हो रहा है, इसमें मध्यवर्ती बन रहा है जो कि कार्बोधनायन है, इसमें संक्रमण अवस्था का निर्माण हो रहा है। यानी कि SN2 की क्रियाशीलता किस पे निर्भर करेगी, संक्रमण अवस्था के, संक्रमण अवस्था के अस्थायित्व पर, संक्रमण अवस्था के अस्थायित्व पर डिपेंड करेगी। ठीक है दोस्तों, आइए अब देखते हैं कि किस प्रकार से ये निर्भरता इनकी है, संक्रमण अवस्था की निर्भरता किस पे है और आपका जो कार्बोधनायन है उसकी निर्भरता किस पे है। तो आप लोगों ने पहले ही चर्चा कर लिया है कि जो कार्बोधनायन होता है, अगर 3 डिग्री कार्बोधनायन है तो उसका अस्थायित्व क्या होता है, अधिक होता है। 2 डिग्री कार्बोधनायन का अस्थायित्व उससे कम होता है, 1 डिग्री का उससे कम होता है। तो उसी क्रम में हम लोग बात करेंगे तो जो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा उसका अस्थायित्व क्या होगा, अधिक होगा, तो अधिक रिएक्टिव होगा आपका। ठीक है, तो आपने पढ़ा है ऑलरेडी कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन अगर है तो उसका अस्थायित्व अधिक होता है 2 डिग्री से, और 2 डिग्री का अधिक होता है किससे, 1 डिग्री से, और 1 डिग्री किससे, CH3 से क्या होता है, अधिक होता है। तो इसी क्रम में उसका जो एल्किल हैलाइड होगा, एल्किल हैलाइड यानी कि कह सकते हो आप कि 3 डिग्री जो RX वाला है उसका रिएक्टिविटी क्या होगी, अधिक होगी, है ना, 2 डिग्री वाले RX से, है ना दोस्तों, और उसका अधिक होगा किससे, सॉरी उसका क्या हो जाएगा, 1 डिग्री RX से क्या होगी, अधिक होगी, फिर क्या होगी, CH3
है ना, वाले से अधिक होगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जब संक्रमण अवस्था के स्थायित्व की बात करेंगे तो संक्रमण अवस्था का जो मतलब है उसका स्थायित्व क्या है, त्रिविम बाधा से। त्रिविम बाधा से, त्रिविम बाधा का मतलब ये है कि आपका जो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होने वाला है, कार्बोकेटायन बनने वाला है, जहाँ पे उसको एकटान देने वाले ग्रुप उसके साथ अधिक जुड़े हैं कि कम जुड़े हैं। अगर जो कार्बोकेटायन बनने जा रहा है उस कार्बन के साथ नंबर ऑफ कार्बन्स क्या है, ग्रेटर है, तो त्रिविम बाधा भी क्या होगी, ग्रेटर होगी। ठीक है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे जो इसकी क्रियाशीलता है, संक्रमण अवस्था का जो अस्थायित्व है, देखिए दोस्तों मैं लिख रहा हूँ संक्रमण अवस्था का अस्थायित्व कह सकते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, त्रिविम बाधा के। ठीक है दोस्तों, त्रिविम बाधा का मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है अगर कार्बन के साथ अधिक जुड़े होंगे, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए इसको समझने के लिए, जैसे मान लीजिए कार्बन है, यहाँ पे क्या है, हेलोजन है, इसके साथ आपके 3 बॉन्ड बने हुए हैं। ठीक है, ये बॉन्ड क्या हुआ, अभी ब्रेक नहीं हुआ है, अभी इसके साथ क्या है, NU आ रहा है जुड़ने के लिए। NU बता दिया गया कि SN2 में कहाँ से आएगा, पीछे से आएगा। अगर यहाँ पे आपके बड़े समूह जुड़े हुए हैं, ग्रेटर समूह, बड़े समूह जिनका अणुभार क्या है, अधिक है, अगर ऐसे समूह जुड़े हुए हैं तो यह रिएक्शन क्या होगा, धीमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। अगर यहाँ पे इसके साथ 2 आपके CH3 जुड़े हुए हैं और एक आपका क्या है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे X है, और यहाँ पे NU आएगा नेगेटिव जुड़ने के लिए, तो इसको क्या मिलेगी, जगह मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे 2 बड़े समूह लेके क्या हो गया है, छोटा समूह हो गया है। तो इससे क्या होगा, फास्ट होगा, है ना, इससे क्या होगा, तेज होगा, इससे यह रिएक्शन क्या होगा, तीव्रता से होगा। ठीक है, ये क्या होगा, तीव्रता से होगा। अगर हमारे कार्बन के साथ दोस्तों क्या है, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन, तो ये तीनों हाइड्रोजन क्या है, छोटे समूह हैं, छोटे समूह हैं। तो यहाँ पे इसको आके जुड़ने में क्या होगा, बिल्कुल आसानी होगी, आसानी से जुड़ जाएगा। तो यह रिएक्शन क्या होगा, अति तीव्र होगा, अति तीव्र होगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पे त्रिविम बाधा अधिक है। यहाँ पे क्या है, त्रिविम बाधा क्या है, त्रिविम बाधा क्या है, अधिक है। यहाँ त्रिविम बाधा कम है। यहाँ पे त्रिविम बाधा क्या है, कम है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, त्रिविम बाधा और कम है, त्रिविम बाधा बहुत कम है, बहुत कम है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें अगर हमारा देखो दोस्तों यहाँ पे CH3 वाला है, अगर CH3 यानी कि CH3 ग्रुप है, CH3 के साथ अगर हमारा हेलोजन है, CH6 क्या है, हेलोजन है, तो उसकी क्रियाशीलता क्या होगी, सबसे अधिक होगी। 1 डिग्री आपका RX है तो उसकी क्रियाशीलता क्या होगी, उससे थोड़ा कम होगी, इससे कम होगी। और जो 1 डिग्री का है 2 डिग्री RX से अधिक होगा, और 2 डिग्री RX का किससे अधिक होगा, 3 डिग्री RX से अधिक होगी। तो ये क्रियाशीलता क्रम हो गया। इनके संक्रमण अवस्था का अस्थायित्व यहाँ से समझ में आ गया। ठीक है, और यह क्या हो गया, क्रियाशीलता का क्रम है। ये आपका क्या है, क्रियाशीलता का घटता क्रम, क्रियाशीलता का घटता क्रम है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ बिल्कुल समझ में आ चुका है दोस्तों। एक पॉइंट में और बना दूंगा, ऊपर बना देता हूँ मैं यहाँ पे 7वां पॉइंट, बिल्कुल समझ सकते हैं आप आसानी से। अब हम समझ चुके हैं कि अगर हमारा जो है 3 डिग्री आपका रहेगा एल्किल हैलाइड, तो वो क्या देगा, SN1 रिएक्शन, SN1 अभिक्रिया, SN1 अभिक्रिया देगा, कन्फर्म है। अगर 3 डिग्री RX है तो SN1 अभिक्रिया देगा। और यहाँ से समझ में आ रहा है कि हम लोग का अगर 1 डिग्री है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, तो क्या देगा, हमेशा SN2 देगा, SN2 देगा, कन्फर्म है कि अगर 3 डिग्री वाला है तो SN1 होगा, 1 डिग्री का है तो SN2 होगा। ठीक है दोस्तों, SN2 की क्रियाशीलता है ये दोस्तों। इसमें मेथिल ग्रुप हो, 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, तो घटते हुए क्रम में है। जितने कम कार्बन जुड़े होंगे कार्बोकेटायन वाले से, उतने ही SN2 क्या होगा, अधिक होगा। और जितने ही उसके साथ आपके एल्किल समूह जुड़े होंगे कार्बोकेटायन से, उतना ही उसकी क्रियाशीलता क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है दोस्तों, तो नंबर ऑफ कार्बन डिपेंड करता है। इसमें क्या है, क्रियाशीलता अधिक होगी कब, एक पॉइंट बना लो दोस्त, ये 7वां पॉइंट है, 8वां बना देता हूँ मैं।
यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ कार्बन है ना, नंबर ऑफ कार्बन ग्रेटर, नंबर ऑफ कार्बन ग्रेटर अगर है तो आपका SN2 रिएक्शन क्या होगा, लेस होगा। SN2 रिएक्शन क्या होगा, लेस होगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे आपका नंबर ऑफ कार्बन अगर ग्रेटर है तो आपका SN1 भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। एक बेसिक डिफरेंस है ये, ठीक है। तो जिसमें आपका 3 डिग्री वाला होगा तो SN1 कन्फर्म है, 1 डिग्री है तो SN2 क्या है, कन्फर्म है। कहेंगे सर SN 2 डिग्री के लिए नहीं बोल रहे हैं आप, तो बच्चों जो 2 डिग्री वाला होता है, जो 2 डिग्री आपका RX होगा वो SN1 भी दे सकता है और SN2 भी दे सकता है, ठीक है दोस्तों। अगर 2 डिग्री RX है आपका, 2 डिग्री का कार्बोकेटायन है तो क्या होगा, SN1 भी दे सकता है या फिर आपका क्या देगा वो SN2 भी दे सकता है। और डिपेंड करेगा कि किस प्रकार का मीडियम है, किस प्रकार का मीडियम है। तो आइए मीडियम की बात हम यहीं पे कर देते हैं, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, ठीक है। अभी तो क्लियर हो गया सब पॉइंट्स, ठीक है, पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं आपके। तो मैं थोड़ा सा इसको मिटाता हूँ क्योंकि बात को पूरा ख़त्म किया जाए आज, ठीक है। केवल इसकी कुछ अभिक्रियाएँ और उनकी क्रियाविधि को हम लोग पढ़ेंगे अगले पार्ट में। SN1 SN2 अभिक्रियाएँ हैं जो, उनके कुछ एग्जाम्पल्स, उनकी क्रियाविधि क्या है, ठीक है दोस्तों, उसको एक अलग पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे देख लीजिए लास्ट इसका पॉइंट जो आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट कर सकते हैं, SN1 और SN2 अभिक्रिया जो माध्यम है उसकी बात कर रहे हैं। माध्यम का मतलब क्या हो गया, SN2 वर्सेज SN2, SN1 वर्सेज क्या SN2, ठीक है। आप किसके बेस पे, माध्यम के बेस पे। तो माध्यम की बात करोगे दोस्तों तो माध्यम का मतलब क्या हो गया, विलायक। माध्यम का मतलब क्या हो गया, विलायक। माध्यम क्या है, माध्यम का मतलब क्या हो गया, विलायक हो गया, कोई विलायक है। विलायक दोस्तों कितने प्रकार का होता है, जो विलायक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। विलायक 2 प्रकार के, एक होता है आपका ध्रुवी, क्या होता है, ध्रुवी, और एक होता है अध्रुवी। ध्रुवी विलायक और अध्रुवी विलायक। अध्रुवी विलायक समझते हैं आप लोग, जिसमें कोई आवेश न हो, जिसमें कोई आयन न हो, उसमें किसी प्रकार का आवेश नहीं है, आयन नहीं है। ध्रुवी होगा तो उसमें क्या होंगे, आवेश हो, उसमें किसी प्रकार का आवेश हो। अब उन आवेशों को 2 प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। एक आपका जो है ध्रुवी विलायक कैसा हो, प्रोटिक हो, कैसा दोस्तों, प्रोटिक। और एक क्या हो, अप्रोटिक हो। अप्रोटिक, प्रोटिक का मतलब समझते हैं जिसमें क्या हो, H आयन हो, क्या हो, H आयन हो। जिसमें H आयन हो वो क्या होगा, प्रोटिक होगा। हाँ, अप्रोटिक का मतलब जिसमें क्या है, H आयन न हो, H आयन न हो, ठीक है दोस्तों। तो बिल्कुल देखिए मैंने कैटेगराइज कर दिया है। जो आपका माध्यम है, विलायक है, वो कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, ध्रुवी और अध्रुवी। ध्रुवी में क्या मतलब क्या हो गया, उसमें आवेश होगा। अध्रुवी में आवेश नहीं होगा, आयन नहीं होंगे, आवेश या आयन नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। जो आवेश होगा वो किस प्रकार का आवेश होगा, या तो उसमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित हो या फिर उसमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित न हो। ध्रुवी वाला 2 प्रकार का हो गया। तो जो आपका जैसे इसमें H2O ले लेते हो, है ना, H2O हो गया, ठीक है, वाटर, ये क्या है, ध्रुवी हो, इसमें ध्रुवी तो है, इसमें आपका H आयन मिल जाएगा हम लोग का। इसमें आपका CH3 CO CH3 एसीटोन, ये जो एसीटोन है, ठीक है दोस्तों, इसमें आपका H आयन नहीं होता है, H आयन नहीं मिलता है। इस विलायक में हमें H आयन प्रोटॉन नहीं मिलता है इसमें, ठीक दोस्तों। तो इसमें अगर है तो इसमें हमेशा क्या होगा, SN1 अभिक्रिया होगी, क्या होगी, SN1 अभिक्रिया होगी। और अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो वहाँ पे क्या होगी, SN2 रिएक्शन होगा, SN2 रिएक्शन होगा दोस्तों। तो आपका माध्यम पे भी डिपेंड करेगा, जिसमें मैंने कहा कि 2 डिग्री वाला नहीं बताया गया, तो क्यों, वो मीडियम पे डिपेंड करेगा, ठीक है। मीडियम किस प्रकार का लिए हम लोग, ध्रुवी है, अध्रुवी है। अगर ध्रुवी है तो किस प्रकार का है, प्रोटिक है कि एप्रोटिक है ना, किस प्रकार का ये आपका विलायक है ना, उसके बेस पे हम लोग क्या देख लेंगे, कौन सा SN1 होगा, कौन सा SN2 होगा, ठीक है दोस्तों। तो आज का जो है ये टॉपिक था हम लोग का एल्किल हैलाइड में जो आपके हेलो एल्केन
का जो बांड था उसको ब्रेक किया गया। ब्रेक करने के बाद आपने देखा कि उसका बांड ब्रेक होने पे किस प्रकार की अभिक्रिया आ रही है, और उस अभिक्रिया को हमने बिल्कुल एक्सप्लेन किया पहले। आप फिर उनको क्या किया, शॉर्ट फॉर्म में उनको अलग किया, और उसके बाद वो मीडियम की भी बात की हम लोगों ने कि कैसा माध्यम होगा तो किस प्रकार की अभिक्रिया होगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो मुझे कहना नहीं है क्या करना है आपको, ठीक है, आप खुद कर सकते हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।